राजस्थान सरकार के तमाम मंत्री विधानसभा उपचुनाव में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में 100-100 कांग्रेस के नेता भेजे जाएंगे जो घर घर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कांग्रेस को वोट दें। इसी तरह से बीजेपी में संगठन से जुड़े नेता और सतीश पूनिया गुट के लोग तीनों विधानसभा क्षेत्र में जी जान से लगे हुए हैं। कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी जानती है कि वो 3 सीट जीतकर कोई बड़ा बदलाव राज्य में कर नहीं सकती है। ऐसे में यह उपचुनाव क्यों महत्वपूर्ण है, यह आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें संदेश देना है कि सचिन पायलट के बिना भी वह राजस्थान में कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। इसीलिए वह जी जान से जुटे हुए हैं। अगर तीनों विधानसभा सीट वो जीत लेते हैं तो निश्चित रूप से एक ताकतवर नेता बनकर उभरेंगे। दिल्ली में उनकी मजबूत स्थिति है। राजस्थान से वो संदेश दे देंगे कि सचिन पायलट की जरूरत हमारे पास नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि नवजोत सिंह सिद्धू की जरूरत हमें नहीं है। अगर कांग्रेस 2 सीट जीतती है और एक बीजेपी के पास जाती है तो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी इज्जत बचा लेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास 2 सीट थी और एक बीजेपी के पास थी। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीनों सीट हार जाते हैं तो सचिन पायलट के लिए यहां से दरवाजा खुल जाएगा। उनके समर्थक मांग कर सकते हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए। इसके अलावा दिल्ली में भी जो माहौल बना हुआ है वो माहौल बदल सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये तीनों विधानसभा उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सफलता पाते हैं तो निश्चित रूप से अब सचिन पायलट के लिए यहां से अपने राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। या तो दिल्ली में अपना नया इलाका ढूंढना पड़ेगा या फिर राजस्थान में नई राह तलाशनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने अनुभव रहे हैं या फिर देखने को मिला है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको बहुत ज्यादा एडजस्ट करने के मूड में नहीं है तब तक जब तक वो कंफर्टेबल हैं। अगर वो परेशान होंगे तभी उन्हें याद आएगी सचिन पायलट की। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को असफलता मिलती है तो निश्चित रूप से सचिन पायलट के लिए एक दरवाजा खुलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए यहां सतीश पूनिया के लिए जीतने पर भी जीत है और हार में भी बहुत कुछ खोने को नहीं है। अगर बीजेपी तीनों सीट जीतती है तो निश्चित रूप से सतीश पूनिया का जो है वो सिक्का चलेगा। सतीश पूनिया यह जताने में सफल हो जाएंगे कि वसुंधरा राजे के बिना भी राजस्थान में बीजेपी जीत सकती है। मगर अगर सतीश पूनिया हारते भी हैं तो किसी को यह समझना नहीं चाहिए कि वसुंधरा राजे की एंट्री हो जाएगी। सतीश पूनिया की वजह से वसुंधरा राजे की एंट्री राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में नहीं रुकी हुई है, बल्कि दिल्ली की वजह से रुकी हुई है। इसलिए सतीश पूनिया जी जान लगाए हुए हैं कि कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्र में भी वो जीत हासिल कर लेते हैं तो यह कहने को हो जाएगा कि हम बेहतर कर रहे हैं वसुंधरा राजे के बिना। अगर वो 2-1 से भी जीत हासिल कर लेते हैं तो भी उनके लिए बड़ी कामयाबी है। 1 सीट अगर आसमन बचा लेते हैं तो कहने को हो जाएगा कि जो सीट हमारे पास थी वो हमने बचा ली है। तीसरी पार्टी है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान बेनीवाल के लिए बहुत कुछ इस चुनाव में नहीं है, मगर यहां से रास्ता भी खुलता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भले ही वो 3 सीटें जीते हों, लेकिन काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई थी कि राजस्थान में तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है। किसान आंदोलन में वो दिन और रात सड़क पर रहे। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने संघर्ष किया। अब उनके लिए एक रास्ता खुलेगा यहां से। अगर अच्छी खासी संख्या में लोग उनसे जुड़ते हैं इस उपचुनाव में तो 2.5 साल बाद के लिए उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। देखिए, नई पार्टी है। हनुमान बेनीवाल अगर नए लड़कों को जोड़ पाते हैं, नए लोगों को साथ लेकर आते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी से उबे हुए लोगों को एक विकल्प मिल सकता है। लेकिन उसके लिए हनुमान बेनीवाल को नए लोगों को तलाशना होगा। दूसरी पार्टियों से फूके हुए कारतूस लाकर अपने यहां चुनाव लड़ाने से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। 2.5 साल का वक्त है। उनके पास नौजवान कार्यकर्ताओं की फौज है, वहां से वो नेता तैयार कर सकते हैं। बड़े नेताओं को
दूसरे पार्टी से ला सकते हैं, मगर उन्हें उन बड़े नेताओं के साथ सामंजस्य बैठाना सीखना होगा। जैसे बीजेपी जहां पर कमजोर थी जिन राज्यों में, वहां पर दूसरी पार्टी के मजबूत और लोकप्रिय नेताओं को लेकर आए, उनके साथ सामंजस्य बिठाया और पार्टी को बड़ा किया। इस तरह से हनुमान बेनीवाल पार्टी को बड़ा कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के अलावा बहुत कुछ इस उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल का भी स्टेक पर है। हनुमान बेनीवाल के लिए भी यहां से तय करना होगा कि कोई रास्ता खुलता है या फिर दो दल की राजनीति ही राजस्थान में चलेगी। क्योंकि देखिए, जो जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर ऐसा नहीं है कि हनुमान बेनीवाल का जनाधार नहीं है। अगर वो घूमे तो उनके साथ लोग नहीं जुड़ सकते हैं। ऐसे में उनके लिए परीक्षा की घड़ी है ये कि क्या वो अपने वोट बैंक को अपनी तरफ जोड़ पाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विधानसभा उपचुनाव तो 3 सीटों पर हो रहा है, लेकिन तीनों ही पार्टियों के लिए और तीनों ही पार्टियों के नेताओं के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस तरह से जी जान से लगे हुए हैं, जी तोड़ से लगे हुए हैं। लेकिन सबकी निगाहें 3 अप्रैल पर लगी हुई हैं। बहुत सारे बागी हैं कांग्रेस और बीजेपी के जो खड़े हुए हैं, खास करके बीजेपी के बागी जो खड़े हुए हैं उन पर नजरें बीजेपी के नेता टिकाए हुए हैं। सारा काम छोड़कर उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। अगर बागी नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए इस उपचुनाव में मुश्किल पैदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो मंझे हुए नेता हैं, राज्य में उनके पास सत्ता है और निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि बीजेपी के बागी खड़े रहें और बागियों के पीछे वो खड़े रहें ताकि बीजेपी का वोट कट सके। इसलिए कल तक कांग्रेस और बीजेपी के नेता तो मान मनोबल में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद चुनाव प्रचार की रफ्तार तेज होगी और फिर तय होगा कि राजस्थान उपचुनाव में तस्वीर क्या उभर कर आती है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।